जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपनी आज की क्लास को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 7 अज्ञान आंदोलन, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चल रहा है। देखो, इसमें ना हमने क्या क्या पढ़ चुके अब तक। गांधी युग में गांधी जी के बारे में कंटिन्यू पढ़े, मतलब आप गांधी जी को पढ़ना स्टार्ट करो, आपका आज़ादी तक ले जाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से रिवाइज करना, कहाँ शुरू करते हैं? चलो 1919 से करते हैं ना, रोलेक्ट एक्ट से। 1919 में क्या क्या हुआ? रोलेक्ट एक्ट आया, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। रोलेक्ट एक्ट आया तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है ना। ये सब हो गया 1919। 1920 में गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हो गया। 1916 में आपने पढ़ा होगा कौन, क्या? होम रूल आंदोलन, ठीक। 1919 में क्या था? खिलाफत आंदोलन भी था। 1920 के बाद 1923 में हमने क्या पढ़ा था? 1923। अच्छा, पहले यहाँ पे चलो। 1920 में असहयोग आंदोलन था ना, तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से हुआ था। 1 अगस्त 1920, ठीक है ना। और ख़त्म कब हो गया था? 12 फरवरी 1922 को। क्योंकि इस 1922 में ही अगर कहें कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी नहीं, चोरी चोरा, चोरी चोरा। पहले फीमेल है, ठीक है ना। चोरी चोरा, चोरी चोरा कहते हैं ना, लेडीज़ फर्स्ट। तो पहले चोरी है, उसके बाद चोरा, चोरी चोरा कांड हुआ था, ठीक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी, ठीक है ना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। ये सब डिटेल में तो हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का गया अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? CR दास ने। तो इस अधिवेशन में चर्चा किसकी हुई थी? स्वराज पार्टी की। इनका कहना था कि हमारा कोई मतलब ऐसा हो कि हम गवर्नमेंट में आ जाए, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है हम उसको रोक सकें। तो इसलिए उन्होंने क्या बनी? 1923 में स्वराज पार्टी गठन कर दिया। और फिर केंद्रीय विधानसभा के जब चुनाव हुए, यानी कि उस टाइम पे जो संसद थी उसके चुनाव हुए, तो 100 में से 42 सीट किसकी होगी? स्वराज पार्टी की हो गई। तो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन गई। तो इन्होंने कई सारे जो उनके रूल्स वगैरह आए थे, जैसे ली कमीशन था, मूडीमैन कमीशन था, इन सबको रोका, ठीक है। अच्छा, जो केंद्रीय विधानसभा के पहले जो भारतीय अध्यक्ष बने थे उनका नाम था विट्ठल स्वामी। क्या नाम था? विट्ठल स्वामी पहले अध्यक्ष थे भारतीय, विट्ठल स्वामी, ठीक है ना, विट्ठल स्वामी। 1923 पढ़ लिया आपने। 1923 में स्वराज पार्टी हो गया। इसके बाद 1923 के बाद अगर हम आ गए फिर किस पास जो स्वराज पार्टी हो गया। अच्छा, फिर आ जाएगा 1927। भाई साइमन कमीशन। ये जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, पढ़ाया, क्योंकि भारत शासन अधिनियम डिटेल में आपको मैं अलग से पढ़ाऊँगी सारे, ठीक है ना, कई सारे आए थे। तो जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसी वक्त कहा गया था ये क्या है? ये अस्थायी है। इसके लिए 10 साल बाद एक दूसरा अधिवेशन आएगा जो इसकी कमियों को दूर करेगा, ठीक है, और एक और अच्छे इसमें रूल्स वगैरह और ऐड करेगा। लेकिन 10 साल तो नहीं हुए। 1927 में किसका गठन हो गया था? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1928 में भारत आया था क्या? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की डिटेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर साइमन। साइमन कमीशन का जो क्या कहते हैं, इसमें एक वो भी थे क्लीमेंट एटली, इसी के सदस्य थे, ठीक। फिर साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। इसी में लाल लाजपत राय की मृत्यु होगी इसका विरोध करते हुए। लाल लाजपत राय की मृत्यु का कारण कौन था? सैंडर्स। उसी ने लाठीचार्ज करवाया था। सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? भगत सिंह ने, ठीक। अब भगत सिंह पकड़े किस में गए थे? असेंबली बम कांड में। लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ाम किसका लगा दिया? सैंडर्स का। की तो इना ही था, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था, ठीक है। सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा दिया और इसी के उसमें 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह की फांसी हो गई, ठीक है ना। तो साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया। फिर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1930 को।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ही क्या बना था, भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ था। ठीक है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसको कहा जाता है हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट, क्योंकि संविधान में 80 से 85% उसी से लिया गया है। ठीक। अब साइमन कमीशन जो आया, इस साइमन कमीशन के टाइम पे जो हमारा यहाँ का वायसराय कौन था भारत का, लॉर्ड इरविन। ठीक। और राज्य सचिव कौन था, बर्किनहेड। राज्य सचिव कौन था, बर्किनहेड। अब बर्किनहेड ने ओपन चैलेंज किनको दिया था, मोतीलाल नेहरू को, कि आप अगर आप में दम है तो आप बना लो अपना संविधान, बना लो अपने रूल्स। ठीक है, लेकिन अपने भारत में इसको वो करा देना, पास करा देना, तो वहाँ से मैं पास करा दूंगा। ठीक, इंग्लैंड से। अब उन्होंने, मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाई 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। ठीक। नेहरू रिपोर्ट ने, देखो साइमन कमीशन के उत्तर में मोतीलाल नेहरू ने क्या दिया, नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट को रिप्लेस करके, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में मुस्लिम लीग ने क्या दिया था, 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला। 14 सूत्री जिन्ना फॉर्मूला, जिन्ना फॉर्मूला। ये दोनों ही पास नहीं हो पाए। चलिए किसकी, साइमन कमीशन की। ठीक, फाइनली तो साइमन कमीशन ही लागू हुआ जिसकी रिपोर्ट थी। अब नेहरू रिपोर्ट, जब नेहरू रिपोर्ट को फाड़ के फेंक दिया जवाहरलाल नेहरू के सामने, तो 1919 में, याद है आपको 1929 में, 1929 कांग्रेस का क्या, लाहौर अधिवेशन। 1919 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1919 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने कर दी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें उन्होंने किसकी बात कही, पूर्ण स्वराज। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में बेसिकली क्या था, स्वराज पार्टी और नेहरू रिपोर्ट दोनों में मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू की सबसे बड़ी मांग क्या थी, डोमिनियन स्टेट की। ठीक है, तो इन्होंने कहा अब हमें डोमिनियन स्टेट, हमें राज्यों की स्वतंत्रता नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, हमें पूरा देश ही चाहिए। ठीक है, तो इसमें किसकी मांग हुई, पूर्ण स्वराज की। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कौन सा अधिवेशन में हुई, पूर्ण स्वराज, 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब 1929 तक आपने पढ़ लिया, मेन 1929 तक। अब आते हैं मेन आज के टॉपिक पर, 1930। ठीक है ना, 1930 में गांधी जी ने दी इरविन को अपनी 11 सूत्री मांग। ठीक है, अब इरविन का तो दिमाग चकरा गया कि जो आ रहा अपनी मांग लेकर आ रहा है, कभी नेहरू आ रहा है, कभी जिन्ना आ रहा है, अब महात्मा गांधी आ गए। ठीक, उसका वैसे दिमाग खराब था। तो उन्होंने, गांधी जी ने क्या दिया, अपनी 11 सूत्री मांग। क्योंकि गांधी जी को पता था कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, जर्मनी है ना और इंग्लैंड, इनके बीच लड़ाइयाँ थी। ठीक, तो जैसे ये चाहते थे कुछ ना कुछ मतलब हम यहाँ पे करें, तो इनका ये और थोड़ा सा ना, ये जर्मनी पे फोकस करें, इंडिया पे फोकस करें, है ना, तो फिर तो उसको फोकस करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, यानी कि वो इंटरनेशनल प्रेशर का उनको पता था, इस वजह से वो चाहते थे कि इंडिया में हंगामा हो। ठीक, जिससे कि यहाँ पे इसको छोड़ के चले जाएं। तो गांधी जी ने क्या किया, इरविन को क्या दी, 11 सूत्री मांग दी। 11 सूत्री मांग, 11 सूत्री मांग सौंप दी। कब हुआ ये सब, 1930 में। 1930 पढ़ रहे हैं हम। ठीक है ना, 1930 में क्या दी गांधी जी ने इरविन को, 11 सूत्री मांग। उसमें बहुत सारे रूल्स थे और थे भी ऐसे जो इरविन पूरी नहीं कर सकता। तो इरविन ने कहा कि मैं नहीं करूँगा कुछ भी, ये कुछ नहीं हो सकता। गांधी जी ने कहा तो इसको मान, जो मैंने कहा है 11 सूत्री मांग जो है, मैं इसको मान, वरना यहाँ पे मैं आंदोलन कर दूंगा। तो उनको लगा कि चल करेगा जो करेगा, नुके जा ठीक है जो करना कर ले। अब गांधी जी निकले वहाँ से, गांधी जी को तो मौका चाहिए था। गांधी जी ने क्या किया, इतने सारे, वो कहाँ पहुँचे, गुजरात पहुँचे, है ना, गुजरात पहुँचे। अब जैसे ही गुजरात है, हाँ ये गुजरात वाला है। गुजरात में गांधी जी का आश्रम कहाँ, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। ठीक है, यहाँ है साबरमती आश्रम और यहाँ पे है दांडी। क्या है, दांडी। दांडी। उस टाइम पे क्या होता था, अंग्रेज एक टैक्स लगाते थे नमक के ऊपर। मतलब उनका कहना था कि नमक आप खुद नहीं बना सकते, है ना, अगर कोई नमक खुद बनाएगा तो उस पे ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक, और नमक आप खुद तो बना ही नहीं सकते, आपको नमक अंग्रेजों का ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये क्या था, नमक कानून था। अब गांधी जी अहमदाबाद से निकले दांडी के लिए। ये जो दूरी थी 240 मील थी, कितनी, 240 मील, है ना, 240 मील थी। यानी कि अगर किलोमीटर में देखिए, क्योंकि एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, है ना, यानी कि 1600 मीटर कह लो।
385 किलोमीटर, इतनी दूरी, ठीक है ना। अब गांधी जी अगर चाहते तो उन्हें नमक कानून तोड़ना था। अब गांधी जी अगर चाहते तो रेलगाड़ी से या कुछ भी उस टाइम पे जो भी था व्हीकल, उससे जा सकते थे। लेकिन गांधी जी को पता था कि जो काम एकदम स्पीड से हो जाए उसको लोगों को पता नहीं चलेगा। अब गांधी जी ने ये यात्रा शुरू की पैदल। क्या शुरू की? पैदल। यहाँ से पैदल चल दिए, ठीक है, यहाँ से पैदल चल दिए। कितने लोगों को लेकर? 78 अनुयायियों को लेकर। ये क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी जी ने क्या शुरू किया? अपना दांडी मार्च। दांडी मार्च, दांडी मार्च। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ, देखो, अहमदाबाद से कहाँ? दांडी के लिए। अपने आश्रम से लेकर कहाँ के लिए? दांडी के लिए। तो गांधी जी के साथ कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी थे। इन 78 अनुयायी में सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो एससी वाले थे, है ना। सबसे ज़्यादा एससी लोग थे इसमें। तो 78, कभी कभी कहीं कहीं ना आपको 80 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 78 एक्चुअल में ना। कितने अनुयायी थे? 78 अनुयायी। दूरी आपको बताई दी, ठीक। 78 अनुयायी थे और चले कब थे? 12 मार्च। 12 मार्च 1930। और कब पहुँचे? कब? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है ना। अगर ये आप दिन लगाओगे तो अगर 12 मार्च जब स्टार्ट किया वो काउंट मत करो और जब पहुँचे वो काउंट मत करो, तो बीच के कितने? 24 डेज, 24 दिन, ठीक है ना। 24 दिन में गांधी जी ने अपनी यात्रा पूरी कर दी। अब जो 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ, अब वो क्या 78 ही रहे? जैसे जैसे गांधी जी यहाँ से आगे बढ़े, उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। तो गांधी जी के साथ इतनी पब्लिक हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा। अब इतना तो गांधी जी को भी अंदाज़ा नहीं था कि इतने लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें एक मेन क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? जो बड़े बड़े लोग थे उनमें गांधी जी के साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू भी थी। दांडी मार्च में गांधी जी के साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू भी थी। ये पूछता है कि इसमें कौन थी साथ में, ना। गांधी जी के साथ कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भी गांधी जी के साथ थी, ठीक है ना। अब गांधी जी ने यहाँ पर आके नमक कानून तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर आके मतलब यानी कि नमक बना दिया, वही तो नमक कानून तोड़ना, नमक बना दिया। अब ये पता चला इरविन को, उसने तो जाके नमक कानून तोड़ दिया। अब वो क्या, सर में दर्द उसके कि और प्लस सबसे मेन चीज़ कि पब्लिक इतनी सारी थी उनके साथ, पूरा भारत गांधी जी के साथ था। अब गांधी जी को जब उन्हें लगा कि भैया ये तो इतना सा वो करने के लिए, है ना, इतने सारे लोग मेरे साथ हो गए, तो गांधी जी ने सोचा कि इस जो इतने सारे लोग हमारे साथ हैं तो इसका एक, कहते हैं ना, इसका एक यूटिलाइज़ किया जाए, ठीक है ना। और कोई आंदोलन किया जाए जो थोड़े लंबे लेवल पर चले, ठीक है ना। ये तो भाई एक छोटा सा वो था कि यहाँ से यहाँ है, अब खत्म, अब क्या करें। तो गांधी जी ने फिर दूसरा आंदोलन क्या स्टार्ट किया 1930 में ही। इसके तुरंत बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना। इसी के साथ गांधी जी ने क्या शुरू कर दिया, जब देखा भाई ये पब्लिक तो बहुत है साथ में, कौन सा आंदोलन किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1930 को, ठीक है। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। अब इसको सुनो, देखो, समझो इसको। देखो, आज्ञा का अपोजिट क्या है? अवज्ञा, यानी कि आज्ञा नहीं माननी। सविनय है ना, यानी कि बहुत प्यार से, जैसे अंग्रेज कुछ भी कहें कि आप टैक्स दो, है ना, तो वो क्या हमको क्या करना है कि ठीक है महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम टैक्स नहीं देंगे। जो भी वो कहें भाई, जो भी उनकी मांग अंग्रेज जो भी आपसे करा रहे हैं, आपको कोई मारधाड़ नहीं करनी, कोई हिंसा नहीं करनी, सिर्फ बहुत ही प्यार से मना करना है, हम नहीं करेंगे, हमारी मर्जी, कर लो क्या करना है, ठीक है ना। तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब मानते नहीं थे तो अंग्रेज लाठीचार्ज करते थे, उन पे मतलब मारते थे वो। लेकिन फिर भी भाई गांधी जी का तो वही तो यही तो मेन चीज़ है कि अगर कोई गांधी जी की जगह कोई भी इंसान होता तो वो इतने पूरे इंडिया लेवल पर कोई भी ऐसा नेता था नहीं, ठीक है ना। यानी कि वैसे बहुत सारे नेता हुए, सब अच्छे थे, लेकिन गांधी जी ऐसा कोई नहीं था जिनके साथ पूरा भारत था, ठीक। तो सविनय अवज्ञा का मतलब समझ के इसमें क्या करना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, ठीक।
देखो, गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन था, जो कि पूरे देश में था, जिसको बोलते हैं देशव्यापी आंदोलन। गांधी जी का पहला देशव्यापी आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पूरा देश में फैला था, लेकिन इसको पहला नहीं तो था नहीं, ठीक है, पहला नहीं था, क्लियर। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ, इसमें सब लोग जुड़ गए। इसमें क्या करा लोगों ने, एक जो नॉर्थ से क्या कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, अलग अलग, क्योंकि गांधी जी तो पूरे देश को कवर कर नहीं सकते, तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। इसमें अगर हम देखें दक्षिण से, सविनय अवज्ञा आंदोलन में दक्षिण, ठीक है, दक्षिण से कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो हमारे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल बने थे भारतीय, ठीक है ना, राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उत्तर भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या किया, एक संस्था बनाई, खुदाई खिदमतगार संस्था। क्या बनाई? खुदाई खिदमतगार संस्था। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि दूसरे पेज फिर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। कौन संस्था बनाई? खुदाई खिदमतगार संस्था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या बनाया? खुदाई खिदमतगार संस्था, ठीक है। और इन्होंने क्या बना दी? लाल कुर्ती सेना बना दी, अपनी सेना बनाई, उसका नाम क्या रख दिया? लाल कुर्ती सेना, ठीक है ना, लाल कुर्ती सेना नाम रख दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था का क्या लिख दिया? लाल कुर्ती सेना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाल कुर्ती सेना, जो या तो ये पूछता है कि खुदाई खिदमतगार संस्था की सेना का क्या नाम था, ठीक है, उसमें आएगा लाल कुर्ती सेना, पीली कुर्ती सेना, सारे कलर्स के नाम दे देगा, ठीक है ना। तो क्या था? लाल कुर्ती सेना बनाई, ठीक है। देखो, नॉर्थ में यानी कि कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है ना, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये भी तो हम कह सकते हैं कि सीमा पे थे, है ना, भारत की सीमा वाले एरिया में थे। तो इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। और गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? गांधी जी का पांचवा पुत्र यमुनालाल बजाज, है ना, यमुनालाल बजाज को। और सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इतना क्लियर है? खुदाई खिदमतगार संस्था बनाई और उन्होंने क्या नाम रख दिया इसका, अपनी सेना का? लाल कुर्ती सेना। अच्छा, खुदाई खिदमतगार संस्था ने ही, मैंने आपको बताया था जब गांधी जी के उपनाम पढ़ाए थे, है ना, क्या क्या कहा गया गांधी जी को, तब मैंने आपको बताया था कि खुदाई खिदमतगार संस्था ने ही गांधी जी को क्या कहा था? मंगल बाबा। किसकी उपाधि दी थी? मंगल बाबा, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान ने क्या कहा था? जादूगर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की चंपारण आंदोलन के दौरान, जब चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का क्या था उस टाइम पे, ठीक है ना। अब कौन आती है? सरोजिनी नायडू ने कहाँ से किया? मुंबई से सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। अब सरोजिनी नायडू अपनी 25,000 आंदोलनकारियों को लेकर निकली, ठीक है ना, 25,000 आंदोलनकारियों को, 25,000 सोचो कितने लोग होते हैं, 25,000 लोगों को साथ में लेकर निकली, लेकिन उसका पता पहले अंग्रेजों को चल गया था, तो वो इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन मुंबई से इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। अब ये आंदोलन हर जगह हो गया, ठीक है ना, हर जगह कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। तो इसमें जो लड़के थे, ठीक है ना, युवाओं ने बहुत अच्छे से इसमें साथ दिया। तो युवाओं की इसमें जो लड़कों की सेना कौन सी बनी थी? बांद्री सेना। लड़कों की कौन सी बनी? बांद्री सेना, ठीक है ना, वानर सेना। लड़कों की कौन सी बनी? बांद्री सेना। और लड़कियों की बनी थी मंजरी सेना, बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है ना। लड़कियों की कौन सी बनी थी? मंजरी सेना। ये मंजरी सेना बहुत आता है, ठीक है ना।
7वें अवज्ञा आंदोलन में, या फिर मंजरी सेना कहती, किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, 7वें अवज्ञा आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने हर अपने अपने तरीके से आंदोलन किया। बिहार में जो वो है जेल है ना, छपरा में जेल है, वहाँ पे वहाँ के कैदियों ने नंगा घूमना शुरू कर दिया। अब वहाँ के जेलर परेशान, भाई इनका क्या करें, कपड़े क्यों नहीं पहनने हैं। तो उन्होंने कहा कि हम ये आपके अंग्रेजों के कपड़े हम नहीं पहनेंगे, हम अपने स्वदेशी कपड़े चाहिए। अब स्वदेशी कपड़ों ने कहाँ से ला के दी, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी रेशमी कपड़ों की, यहाँ तो वो वाले थे ना चरखे, सूती कपड़े, सूत के कपड़े। अब गांधी जी ने, जब गांधी जी वो पहनते थे, जब गांधी जी अंग्रेजों कपड़े नहीं पहनते थे, गांधी जी ने कपड़े त्याग दिए थे, तो वो खुद अपने वो बना के चरखे, भाई गांधी जी का चरखा तो फेमस है। अच्छा, पहले जो हमारा झंडा था ना, हमारे झंडे पर भी पहले चरखा था, अशोक चक्र की जगह गांधी जी का चरखा था, ठीक है ना, फिर बाद में उसको हटा दिया गया। तो अब उन्होंने किसकी मांग की, अपने स्वदेशी कपड़ों की। तो फिर गांधी जी ने सबको कहा कि भैया अपने कपड़े खुद बनाएं, है ना। तो उनके आश्रम में, जो वह है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में बहुत सारे जो औरतें, उन्होंने बहुत बड़े बड़े चरखे लगा दिए, वहाँ पर अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। इस तरीके से ये आंदोलन मतलब बहुत अच्छे से चला, बहुत लंबा चला। अब यहाँ पर इरविन का दिमाग खराब, अब कैसे करें, इरविन के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि इसको ख़त्म करो। इसी बीच जब ये आंदोलन चल रहा था 1930 में, 1930 में चल रहा था, ठीक है। 1930 में जब ये आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। उसने एक वो रखा सम्मेलन, इसको कहा गया क्या, गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल, ठीक, क्या कहा गया, गोल मेज सम्मेलन, ठीक है। तो इससे तो 7वें अवज्ञा आंदोलन से तो कुछ खास बचा नहीं, है ना, सब पढ़ा दिया। मेन तो इसकी डेट बहुत आती है, ठीक है। अब चलते हैं गोल मेज सम्मेलन पे। जब ये 7वें अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो ब्रिटेन में क्या चल रहा था, गोल मेज सम्मेलन, गोल मेज सम्मेलन, ठीक है ना, गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज का मतलब ये, यानी कि एक तो टेबल होती, देखो कभी भी आपने कोई भी मीटिंग्स वगैरह देखी होंगी, तो एक तो टेबल ऐसी होती है, ठीक है। तो ऐसी वाली जो टेबल होती है, इसमें ना एक ऐसा होता है कि बड़ा जो उसका मेन लीडर है वो कहाँ बैठेगा, तो मेन लीडर की चेयर हमेशा यहाँ होती है, ठीक है। बाकी जो डिस्कस करने वाले लोग इधर बैठेंगे, है ना, इधर भी कोई मेन ही होता है, इस तरीके से होता है। लेकिन अगर टेबल राउंड है ना, गोल है, राउंड टेबल है, तो इसमें तो कोई भी छोटा बड़ा है नहीं, कोई यहाँ बैठो भाई, कोई कहीं भी बैठो, सब बराबर है ना। तो ये क्या थी, गोल मेज सम्मेलन था। इसमें बहुत सारे देश के लोगों को बुलाया था, मेनली किसके लिए था, भारत के लिए था, ठीक है ना, कि हम भारत के लिए कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। तो जब भारत के लिए था, तो भारत के जो मेन नेता थे इसमें जाने चाहिए थे। तो इरविन ने कहा, सॉरी रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा था, कौन था यहाँ पे, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड कौन था, वहाँ का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, ठीक है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इरविन से कहा कि तुम वहाँ के बड़े बड़े नेता उनको भेजो, कांग्रेस के बड़े नेता को भेजो और गांधी जी को भेजो, ठीक है। अब गांधी जी किस में लग रहे थे, 7वें अवज्ञा आंदोलन में। इरविन ने कहा गांधी जी से, गांधी जी नहीं गए क्योंकि वो तो आंदोलन में लग रहे थे, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन पहला कब हुआ, 1930 में, प्रथम, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में। 1930 में गांधी जी नहीं गए, ठीक। अब रैमजे मैकडोनाल्ड की होगी बेइज्जती, क्योंकि जो अपोजिशन की पार्टी होती है वो तो कहेगी कि भैया देखो, जो तुम्हारा गुलाम देश है उसने तुम्हारी इज्जत नहीं की, वो तुम्हारे बुलाने से नहीं आया। तो अपोजिशन में कौन था, विंस्टन चर्चिल, कौन था, विंस्टन चर्चिल। अपोजिशन में कौन था, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल फिर बाद में जाकर प्रधानमंत्री बना था, अभी तो कौन, रैमजे मैकडोनाल्ड है। अब विंस्टन चर्चिल ने क्या कर दिया, रैमजे मैकडोनाल्ड की बेइज्जती कर दिया। अब इसको उनको गुस्सा आया, ठीक है। इन्होंने फिर इरविन पे और ज़्यादा प्रेशर किया। इसने कहा कि देखो 1930 तो चला गया, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन करूंगा, अगर उसमें गांधी जी नहीं आए ना, तूने गांधी जी को नहीं भेजा तो तेरी नौकरी तो गई। अब इरविन के ऊपर बहुत और ज़्यादा प्रेशर, ठीक है। तो अब सेकंड जो होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है, ये हुआ 1931 में, अगले साल 1931 में। अब 1931 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था, अब गांधी जी किस में हैं, अपने 7वें अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, 7वें अवज्ञा आंदोलन में लगे हुए हैं। तो इरविन ने कहा कि आप ऐसा करो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप वहाँ पे उसमें शामिल होने चले जाओ, गोलमेज सम्मेलन में। तो फिर
इरविन ने कहा कि चलो आप वहाँ पे चले जाओ और मैं आपकी मतलब कोई मांग हो तो, या फिर मैं आपके यहाँ के कैदियों को छोड़ दूंगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या थी, कैदियों को छोड़ना। ठीक है, 1931 में तो इनके बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ। गांधी जी रेडी हो गए, चलो ठीक है, मतलब मैं अपनी मांग मनवा सकता हूँ। ठीक है, अब गांधी जी जब रेडी हो गए तो 1931 में क्या हुआ, 5 मार्च 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। इसको मैं कहाँ लिखूँ, ये तो अलग की बात हो गई ना, इसको छोटा कर देते हैं ना, इसको अलग करो फिलहाल, है ना, पहले आप यहाँ समझ लो। देखो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे फिर, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता। अभी समझौता कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ, तो इसको हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट, या इंग्लिश में लिख लो दिल्ली पैक्ट, है ना। गांधी ने समझौता को हम क्या कहते हैं, दिल्ली पैक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखना, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। इसमें साइन हुए समझौते पर। ठीक है, उसमें लिखा था समझौते में कि ठीक है, अगर आप वहाँ पर जाते हैं, गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, तो मैं सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दूंगा। किसको रिहा कर दूंगा, राजनीतिक कैदियों को। अब गांधी जी की सबसे बड़ी गलती ये है कि गांधी जी ने वो नहीं देखा, उसमें क्या लिखा था, राजनीतिक कैदियों को। अब ऐसा हो राजनीतिक कैदियों, गांधी जी कहाँ चले गए, फिर गांधी जी सितंबर में, सितंबर 1931 में हो रहा ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सितंबर 1931। अबे पी पैसे पहले बना दूँ मैं। सितंबर 1931 में गांधी जी कहाँ चले गए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। ठीक है ना, कहाँ चले गए, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए, वो भी 7 सितंबर को, 7 सितंबर 1931 को। गए कहाँ से, मुंबई से, मुंबई के बंदरगाह से SS राजपूताना जहाज़ था, SS राजपूताना जहाज़, SS राजपूताना जहाज़ से गांधी जी कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। ठीक है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चले गए। लेकिन जब गांधी जी वहाँ, ये तो समझौता तो हो गया, है ना। अब इसमें क्या था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। अब राजनीतिक कैद तो रिहा हो गए, लेकिन आपको पता है इस टाइम पे भगत सिंह जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे ना। तो 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 से तो डेट सभी को पता है ना, शहीद दिवस 23 मार्च को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी लग गई। अब गांधी जी, अब सब पूरा मतलब पता ही नहीं था किसी को कि भगत सिंह को फांसी लगने वाली। इन्होंने अचानक से किया था, वैसे तो सजा कब सुनाई गई थी, 14 फरवरी को, ठीक है ना, लेकिन 23 मार्च को फांसी लग गई। तो अब गांधी जी कहते तुमने ऐसे कैसे किया भाई, हमने तो पहले एग्रीमेंट किया था कि कैदियों को छोड़ देंगे। तब इरविन ने दिखाया, देखो इसमें क्या लिखा है, राजनीतिक कैदी, और भगत सिंह क्या है, आपराधिक कैदी हैं। अब ये गांधी जी की कह सकते हैं हम कि अब तक हमने जितना पढ़ा, जितना गांधी जी के बारे में जाना, सबसे बड़ी गलती गांधी जी की ये थी। इतने बड़े वकील होने के बावजूद, वो वकीलों का काम यही तो होता है, ये चीज़ें पकड़ना। इतने बड़े वकील होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती कर दी। ठीक है ना, या तो होता है कि सभी कैदियों को मैं रिहा कर दूंगा, उसमें क्या था, राजनीतिक कैदियों को। अंग्रेज चाल खेल गए। अब अंग्रेजों की जो चाल थी कि उसमें राजनीतिक कैदी और आपराधिक कैदी वाली, ये तो पहले तो पता नहीं थी। तो जब ये पता नहीं थी, जब ये गांधी इरविन समझौता हो रहा था, तो सबको तो इरविन बहुत अच्छा लगा कि भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है ना भाई, वहाँ पे तुम उसमें सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हो तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उसके बदले हमें इतना अच्छा से इतना मिल रहा है, हमारे कैदी आज़ाद हो जाएंगे। तो इरविन तो बहुत अच्छा लगा। अब इरविन जब बहुत अच्छा लगा तो उस टाइम पे सरोजिनी नायडू ने, भाई गांधी जी तो थे ही महात्मा, गांधी जी तो महात्मा थे ही, तो गांधी जी सरोजिनी नायडू ने इरविन को भी महात्मा कह दिया। इतना अच्छा लगा, इरविन को भी महात्मा कह दिया। तो अब इनको क्या हो गया, फिर ये दो महात्मा हो गए। तो क्या कहा, दो महात्मा, दो महात्मा। किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने, सरोजिनी नायडू। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था, सरोजिनी नायडू ने। लेकिन बाद में ये कांड हो गया, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को तीनों को फांसी हो गई। ठीक, अब वापस हम गोलमेज सम्मेलन पर आते हैं। ठीक है, अब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में थे, 7 सितंबर 1931 को गांधी जी गए।
जे बी गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में। तो इसमें रैमजे मैकडोनाल्ड ने, पहली बात तो जब गांधी जी गए, देखो आपने गांधी जी का फोटो वगैरह तो देखा ही है, गांधी जी बस ऐसे, वो होता ना कि पूरे तो कपड़े पहनते नहीं थे, एक धोती होती थी और ऐसे करके डाले रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विंस्टन चर्चिल है, ये इसने यहाँ पर गांधी जी को कहा था अर्धनग्न फकीर। मैंने आपको सारे बताए थे ना, मैं बताया था कि जैसे जैसे कोई इवेंट आएगा मैं आपको बताती चलूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर, है ना, अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर, क्लियर। गांधी जी क्या कहा? अर्धनग्न फकीर कहा। अब जब यहाँ पे बातें क्या हुई, है ना, यहाँ पे बातें हुई कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम भारतीयों में जो ये हैं, क्या कहते हैं, एससी वाले लोग हैं, है ना, इनको हम पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना चाहते हैं, ठीक है ना। और इसको उन्होंने क्या कहा था? सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा, ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग, कम्युनल अवार्ड। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये है, जैसे देखो एक चीज़ तो है कि जैसे ये पर्टिकुलर कोई एरिया है ना, अगर यहाँ पे इसको हमने बना दिया कि एससी क्षेत्र है ना, तो मतलब कि यहाँ ये क्या हो गया, ये एससी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अगर छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी नेता बनेंगे हर लेवल के, सब कौन बनेंगे? एससी वाले ही बनेंगे। यानी कि पावर 100% किसके हाथ में होगी? एससी वालों के हाथ में होगी, ठीक है। तो ये क्या है? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल सेपरेट, ठीक, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। और एक होता है क्या? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। अब संयुक्त यानी कि अगर कोई इतना बड़ा प्लेस, यानी कि पूरा हमारी इंडिया वाला क्षेत्र है, तो कुछ की सीट यहाँ दे दी एससी की, कुछ यहाँ दे दी, कुछ यहाँ, यानी कि सबको अलग अलग, ठीक है। तो इन्होंने क्या, किसकी घोषणा की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने? सांप्रदायिक पंचांग की। किसकी? सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक पंचांग। सांप्रदायिक पंचांग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, ठीक है। इसमें क्या देना था? मतलब जो एससी लोगों को क्या देना था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। अब गांधी जी इस पर कूद पड़े, क्योंकि गांधी जी को पता था, गांधी जी बहुत आगे की सोचने वाले थे। गांधी जी को पता था अगर एक पर्टिकुलर, उन्हें एससी वालों से किसी भी छोटी जात ऊंची जात, इनसे गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो आपको पता है अभी जो हमने दांडी मार्च पढ़ा था, दांडी मार्च में सबसे ज़्यादा गांधी जी के साथ कौन थे? अनुसूचित जनजाति जाति के लोग थे, अनुसूचित जाति कहते हैं ना, है ना, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोग थे, यानी कि एससी लोग थे। तो गांधी जी के साथ पहले से ही बहुत लोग थे और गांधी जी खुद सबका अच्छा चाहते थे। तो इन्होंने, गांधी जी इस पर क्यों कूदे? क्योंकि उनको पता था अगर एक सेपरेट हम एरिया किसी एक पर्टिकुलर जाति का हम कर देंगे, यानी कि एक जाति को लेकर, तो वहाँ पर और लोगों के तो जीना हराम हो जाएगा, भाई कोई भी हो, और लोगों का जीना हराम हो जाएगा। यहाँ पे नीचे से लेकर ऊपर तक पावर हाथ में किसको जाएगी? एससी वालों के। अब धीरे धीरे वो क्या कहेंगे, भैया अब अंग्रेज की तो वैसे भी आदत थी कि फूट डालने वाली, तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे? वो अलग देश की मांग करने लगेंगे कि भाई हम तो पहले से अलग हैं, हमको अलग ही कर दो, हमारा कोई मतलब ही नहीं है बाकी भारत से, ठीक है ना। तो गांधी जी ने इस पर कूद पड़े कि ऐसे तो तुम क्या चाहते हो, हमें तोड़ना चाहते हो, हम ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। गांधी जी वहाँ से कूद के आ गए अपने भारत। गांधी जी वहाँ से कहाँ गए? भारत आ गए। अब गांधी जब भारत आए तो ये तो देखते रह गए पूरे, ये मैकडोनाल्ड और ये विंस्टन चर्चिल, कि ये तो अभी तो अर्धनग्न फकीर कह रहे थे। फिर जब देखी गांधी जी की पावर, सब रोकते रह गए, रुको तो सही, बात तो सुनो, बात तो सुनो। गांधी जी ने किसी की नहीं सुनी, गांधी जी वहाँ से आ गए। जब गांधी जी वहाँ से वापस आए, गांधी जी ने फिर से अपना 7 अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ठीक। लेकिन फिर गांधी जी जब जैसे मुंबई पहुँचे, तो मुंबई वाले एरिया में थे, है ना, तो गांधी जी को गिरफ्तार करके फिर इरविन पे आया कि देखा, इरविन को बताया होगा उसने, किसने? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, कि यहाँ से तो कूद के चला गया, इसको पकड़ के जेल में डाल इसको, ठीक है ना, यहाँ से ऐसे चला गया हमसे, ठीक। या वही वाली बात है कि भैया गुलाम देश के नेता हैं हम, हमारी पावर है, हमारे ही कब्जा है। तो गांधी जी को वहाँ से गिरफ्तार करके कहाँ डाल दिया? पुणे के यरवदा जेल में। यानी कि 1931 में गांधी जी अब जेल में हैं, फाइनली बात ये है ना। कहाँ डाल दिया गांधी जी को? पुणे के यरवदा जेल में। कहाँ लिखूँ मैं इसको? पुणे के यरवदा जेल में डाल दिया गांधी जी को, ठीक है ना। पुणे के यरवदा जेल, ये जेल का नाम पूछता है, ठीक है ना, इसलिए बता रही हूँ, यरवदा
जेल। गांधी जी को कहाँ डाल दिया? पुणे के यरवदा जेल, क्योंकि इस यरवदा जेल का बहुत इंपॉर्टेंस मैं आगे बताऊंगी आपको। अब आपने दूसरा गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया, फिर होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में, 1932 में। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। देखो गांधी जी ने, ये क्वेश्चन भी पूछता है, गांधी जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किस में भाग लिया था? तो सेकंड वाले में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन ऐसे कौन थे जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऐसे सबसे मेन नाम किसका आता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों में थे, पहले में भी गए, वो दूसरे में भी गए। अब जब भीमराव अंबेडकर दूसरे में थे, दूसरे में भी थे भाई, तीसरे में भी थे, दूसरे में भी थे। अब यहाँ बात किसकी हो रही थी? एससी वालों की, कि एससी को अलग दिया तो अलग क्षेत्र दिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो एससी वालों के लिए एक भगवान कह सकते हैं ना, वो सब मानते हैं बहुत, वैसे तो सभी के लिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन वो एससी के ज़्यादा सपोर्टर थे। ठीक है ना, तो उनको, वो इसके लिए एग्री थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के सामने कुछ नहीं बोला। अब जब वो तीसरे में गए, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में गए, ये वाली बात फिर से आई, तो वहाँ पर वो इसके लिए वो हाँ कर आ गए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 1932 वाले गोलमेज सम्मेलन में क्या हो गया? ये जो चीज़ थी ना, ये सांप्रदायिक पंचांग, सांप्रदायिक पंचांग का मतलब क्या था? एससी, अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या हो गया? लागू हो गया। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी घोषणा होगी, ये लागू हो गया। क्लियर? अब गांधी जी कहाँ हैं? गांधी जी तो जेल में हैं, पुणे के यरवदा जेल में। जब गांधी जी को ये पता चला कि ऐसा हो गया, तो गांधी जी ने जेल में हड़ताल कर दी, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते थे, ना कुछ खाए ना पिए, उन्होंने भूख हड़ताल कर दी जेल में। ठीक है ना, क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू हो गया। और इसमें कितनी दी गई? 71 सीटें दी गई। 71 सीटें किसको दी गई? एससी वालों को। 71 सीटें, इतना आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्लियर होगा। ठीक है, 71 सीटें दी गई। आगे चलें। अब गांधी जी कहाँ हैं? यरवदा जेल में, और गांधी जी ने क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी। अच्छा, इसके साथ जो आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक और आता है तेज बहादुर सप्रू का। किसका? तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, थोड़ी सप्रू नहीं, सप्रू, तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात क्लियर? इतनी तीनों गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिए, 1930, 1931, 1932, 30, 31, 32, बिल्कुल सीक्वेंस है। ठीक, तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग किसने लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, गांधी जी ने कौन से में लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। सांप्रदायिक पंचांग यानी कि क्यूमुलल अवार्ड की घोषणा कब हुई? 1932 में। इसके ऊपर चर्चा कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, क्यूमुलल अवार्ड क्या था कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जा रहा था, जिसमें उन्हें 71 सीटें दी गई, और जिस पर हाँ किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखो, अब गांधी जी जब इन्होंने पुणे में इन्होंने क्या कर दी? जेल में भूख हड़ताल कर दी। तो और सब लोग थे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी उसी में थे ना, और तेज बहादुर सप्रू हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए। इन सबको लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ऐसे तो गांधी जी ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे इतने अच्छे आदमी को, है ना, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो इस टाइम पे, है ना, हाँ, क्या कह सकते हैं इसको, यानी कि अपोजिट कौन कौन थे, यानी कि एक बात को लेकर अपोजिट डायरेक्शन में कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस चीज़ को हाँ कर दिया और गांधी जी ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कह सकते हैं कि आगे तक की सोच वाली गांधी जैसे नहीं थे। ठीक है ना, जैसे गांधी जी 100 साल आगे तक का सोचते थे कि इसका आगे फ्यूचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जब गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल कर दी, तो सब लोगों ने फिर अंबेडकर जी को समझाया कि तुम ऐसे करो, तुम गांधी जी से बात करो इसके बारे में, है ना, जिससे कि भूख हड़ताल को बंद कर दें। तो मदन मोहन मालवीय ने, सरदार पटेल ने, तेज बहादुर सप्रू ने, इनकी कोशिश पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहाँ लेकर गए? ये पुणे के यरवदा जेल में गांधी जी से बात करने के लिए। ठीक है, अब गांधी जी और कौन? भीमराव अंबेडकर, उनके बीच जो बातें हुई, फिर उनके बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। उनके बीच क्या हुआ? एक समझौता हुआ। इस समझौते को हम क्या कहते हैं? पूना समझौता, पूना पैक्ट। क्या कहा जाता है? पूना समझौता, पूना पैक्ट। अब ये कब हुआ था? 24 सितंबर भाई 1932 में ही होना है ना, 1932 में।
24 सितंबर 1932। क्या? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच था ये समझौता? गांधी जी और BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। क्लियर? गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच। अब ये समझौता था क्या? इस समझौते में बात क्या हुई? मेन बात ये है, देखो अब भीमराव अम्बेडकर क्या लेकर आए थे इंग्लैंड से? सांप्रदायिक पंचायत, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि सेपरेट एरिया। ठीक, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। तो गांधी जी ने क्या कहा, देखो तुम्हें वहाँ पे 71 सीटें मिली हैं, है ना, हम तुम्हें 71 की जगह कितनी देते हैं? 148 सीट देते हैं। 71 की जगह कितने देते हैं? 148 सीट देते हैं। अब भीमराव अम्बेडकर तो और ज़्यादा खुश हो गए, भाई यहाँ तो मुझे 71 मिल रही थी, गांधी जी मुझे 148 दे रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा लेकिन 148 तो दे रहे हैं हम, लेकिन वो पृथक नहीं होगा, यानी कि जो हमारा भारत है पूरा, आपको सपोज करो कि यहाँ पे पूरा ये वाला एरिया मिल गया पृथक निर्वाचन क्षेत्र में, इसमें आपको कितनी मिल गई? 71 सीटें मिल गई। हम आपको पृथक नहीं देंगे, मतलब सेपरेट एरिया नहीं देंगे वो 148 सीटों के लिए। हम आपको क्या देंगे? हम आपको 148 देंगे, लेकिन वो संयुक्त देंगे, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र देंगे। 2-4 यहाँ ले लो, कुछ यहाँ ले लो, कुछ यहाँ ले लो, ठीक है ना, कुछ यहाँ, कुछ इसके अंदर, कुछ यहाँ, ऐसे पूरे भारत में ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सोचो कितनी अच्छी थी। भीमराव अम्बेडकर को भी उन्होंने नाखुश नहीं किया, उनके लिए और ज़्यादा सीटें बढ़ा दी हैं। और जो उनकी मतलब थिंकिंग थी कि आगे जाके ऐसा होगा, और होता भी ठीक। भाई भारतीयों के लिए भी जो मुस्लिम्स के लिए जब पाकिस्तान की मांग हुई, तो ये जो अंग्रेज़ों का तो शुरू से उन्होंने देखा था 1905 में जब ये बंगाल विभाजन किया था, तब भी तो यही चीज़ थी कि मुसलमानों को अलग कर दो, हिंदुओं को अलग कर दो, ठीक है। तो गांधी जी को पहले से पता था कि अंग्रेज क्या करते हैं। क्लियर? अब इस बात पर भीमराव अम्बेडकर हो गए राजी, ठीक। तो गांधी जी ने क्या दिया? 148 सीटें दी, प्लस क्या दिया? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। 148 सीट के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। 71 की जगह 148 सीटें दी, लेकिन संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया। इस समझौते को हम क्या कहते हैं? पूना समझौता, यानी कि पूना पैक्ट, ठीक है, 1932। अब गांधी जी फिर जब गांधी जी ने एक क्या किया था? हरिजन सेवक संघ, है ना। 1932 में जब गांधी जी जेल से बाहर आए तो उन्होंने किसकी स्थापना की? हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ, ठीक है। देखो हरिजन आपको पता है कि जो SC के लोग होते हैं, अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, उनको हरिजन कहते हैं। तो हरि यानी कि हरि का मतलब भगवान, और जन यानी कि आदमी, है ना, यानी कि भगवान का आदमी, ठीक। तो बहुत बड़ा नाम है। तो गांधी जी ने ये जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और उनको हरिजन कहा, ठीक है। हरिजन नाम ही गांधी जी ने दिया था, हरिजन नाम ही किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। तो सेवक का मतलब सेवा करने वाले, और संघ यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन। तो हरिजनों को क्या बनाया? सेवक संघ बनाया। वहाँ पे सब लोग दूसरों की क्या करते थे? सेवा करते थे, ठीक है। सबके हम कौन है? हरिजन सेवक संघ के लोग हैं। तो इसकी स्थापना गांधी जी ने कब की? 1932 में की। अब आपको पता है कि उस टाइम पर ये जो नीची जात के लोग थे, उनकी क्या कंडीशन थी, ठीक। उनकी कैसी कैसी कितनी बुरी बुरी, जैसा मैंने पढ़ा था आपको वायकोम सत्याग्रह, है ना। जो वायकोम सत्याग्रह 1924 टी.के. माधवन ने किया था, ठीक। टी के बाद इसमें जो इजवा जनजाति थी, इजवा जनजाति के लोग को मंदिर के आगे से नहीं गुजरने देते थे, ये हाल थी। तो ऐसे लोगों को, जिनका उस टाइम पे इतना ज़्यादा शोषण, इतना ज़्यादा वो होता था, ऐसे लोगों को इतना बड़ा रिस्पेक्ट देना, इतना बड़ा सम्मान देना बहुत बड़ी बात होती है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना से सारे जो हरिजन लोग थे, यानी कि SC वाले लोग थे, गांधी जी के बहुत ज़्यादा बिल्कुल साथ हो गए, ठीक है। इवन भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा लोग किनको पसंद करने लगे थे? गांधी जी को। भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा किसको पसंद करने लगे थे? गांधी जी को। अच्छा, हरिजन सेवक संघ जो थी, इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? हरिजन सेवक संघ को नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे,
अस्पृश्यता करके, यानी कि अनटचेबिलिटी का। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, पहले इसका नाम क्या था? अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, यानी कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ। क्या नाम था इसका? अखिल भारतीय, पूछ सकता है भाई ये भी, उनको कुछ जा रहा पूछने में, कुछ भी पूछ लो। अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ, यानी कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है ना। किसका नाम था ये? हरिजन सेवक संघ का पहले नाम ये रखा गया था, बाद में इसको हरिजन सेवक संघ बनाया गया था, ठीक है ना। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कभी 1932, इसकी डेट भी बहुत पूछता है और ये भी पूछता है कि किसने की थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इस पर क्या लगाते हैं? भीमराव अम्बेडकर टिक कर आते हैं। और बात भी सही है भाई, उनको लगता है कि सबसे ज़्यादा इनके लिए SC वाले लोगों के लिए सबसे ज़्यादा भीमराव अम्बेडकर ने किया है, ऐसा है भी, लेकिन यही सोच के वो किसको लगा देते हैं? भीमराव अम्बेडकर पे टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। किसने की थी इसकी स्थापना? गांधी जी ने, गांधी जी, ठीक। अब हमने हरिजन सेवक संघ पढ़ लिया, गोलमेज सम्मेलन पढ़ लिया, 7 अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया। 3 टॉपिक हमारे इसमें बिल्कुल कंप्लीट हो गए, ठीक। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, अब तो पता नहीं क्या हो रहा है, व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल यही सोच के सब पढ़ाती हूँ कि बिल्कुल अपना 100% दूँ, कुछ छूट ना जाए, हर तरह से आपको एग्जाम्पल दे के, है ना। तो थोड़ा सा हमारी मेहनत भी वसूल होनी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। तो आगे हम चलो देखते हैं, आगे फिर जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे हम कवर करके जल्दी से अब हिस्ट्री खत्म ही होने वाली है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।